हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाई न्यू मैकेनिक्स? क्लासिकल थ्योरेटिकल फिजिक्स। देखो, पहले 1900 के आसपास जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व हो जाती थी। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्ड नियरली ऑल द फिनोमिना ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली प्रायर टू 1900। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है सॉल्व नहीं कर पाई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास जो कैलेस्ट्रियल और टेलेस्ट्रियल स्केल्स के ऊपर जब हम बात, जैसे बड़ी बॉडीज के जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम रेडिएशंस के ऊपर स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हेल्प लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आज भी हम इनका यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर एटम्स के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। Toward the beginning of 20th century, observation of some phenomena not applicable by the law of classical mechanics। वही कि यहाँ पे जो कुछ हमारे पास कुछ फिनोमिना थे जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पा रखे थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, या फिर एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एटम्स। जैसे कि हमारे पास एटम है, उसके बाद हमें पता है कि अब एटम के पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसी क्यों होती है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों होती है, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। बर्थ ऑफ रेडिकली न्यू आइडियाज, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स फॉलोड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स की बिगिनिंग जो है यहाँ से शुरू हो गई। ब्लैक बॉडी जो है, सबसे पहले हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसका हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उसको हम बोलते हैं, जो शुरू में, देखो, शुरू में जो मैकेनिक्स आई उसको हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो श्रोडिंजर थे हमारे पास और हिजनबर्ग थे, उन्होंने नई मैकेनिक्स दी जिसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। तो उसको आज हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। समरी ऑफ प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स एंड इंटरफेरेंसेस। देखो, सबसे पहले डाइफ्रैक्शन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। ये उन्होंने किस चीज के ऊपर करा था, वेव्स की स्टडी के लिए करा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि लाइट क्या है, एक वेव नेचर है। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो प्लैंक जो है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ऑब्जर्व करा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने स्टडी किया। देन कॉम्पटन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट बताया। और उसके बाद रिडबर्ग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल दिया। तो इन चारों ने एक्सप्लेन ये किया कि जो हमारे पास जो लाइट है वो क्या है, क्वांटा नेचर की है, मतलब पार्टिकल नेचर की है। यंग्स ने हमारे पास दिया कि लाइट इज अ वेव, बट देन these scientists proved by experiment that light is a particle nature. Again, specific heat, solid, discrete atomic energy, space quantization। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्क्रीट वैल्यू होती है। यहाँ से जो है हमारे पास क्या हो गया कि ये डुअल नेचर की शुरुआत हो गई थी। ठीक, कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो उसके बाद हमारे पास मैटर वेव्स आए, जैसे डी ब्रोगली। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर लाइट हमारे पास शो करती है, अगर लाइट हमारे पास वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, तो मैटर भी क्यों ना मैटर की तरह भी बिहेव करे और लाइट की तरह भी बिहेव करे। तो ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि एवरी मैटर कैरी इट्स वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ तो लाइट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेव्स की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि मैटर के पास भी अपनी एक रेडिएशन होती है और मैटर वेव की तरह बिहेव करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, सबसे फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंटली कि मैटर भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, ये डेविएशन एंड गर्मर ने प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन कराया था।
इलेक्ट्रॉन्स का डाइफ्रैक्शन कराया था, तो जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास बना था वो बिल्कुल सेम बना था जैसे कि यंग्स डबल स्लिट का लाइट डाइफ्रैक्शन पैटर्न था। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हुआ कि वेव्स एंड मैटर सेम नेचर शो करते हैं। लेकिन ऐसा फिर भी क्यों है कि कुछ मैटर मैटर ही की तरह ही बिहेव करते हैं और कुछ लाइट लाइट की तरह बिहेव करते हैं? तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स के आगे बढ़ाई हमने, ठीक है। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसी आई जिसको हम क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहती है कि अगर हम देखो यहाँ ब्लैक बॉडी का मतलब है ये ब्लैक होल, ये होल्स, ये इतना सा होल, ठीक। इसमें क्या होता है, ये एक होल होता है हमारे पास, होलोस्फेरिकल सिलेंडर बॉक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जहाँ से हम लाइट को एंटर कराते हैं। तो जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर कराते हैं हम, तो वो अंदर जो है, अंदर ही वो क्या होती है, मान लो यहाँ से कोई लाइट गई तो वो अंदर ही वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है बार बार, और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। कब तक? जब तक कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए, उसकी एनर्जी लॉस्ट ना हो जाए। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी क्या है, हर एक वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, हर एक वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर आने देती है, पर क्या होता है कि बाहर नहीं आ सकती, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लिया, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो इसलिए हम इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको हीट देंगे, ठीक, क्या दी हमने, इसको हीट करेंगे तो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इसने ऑब्जर्व करी थी वो ये क्या करेगा, एमिट करेगा, इसलिए हम ब्लैक बॉडी को एक गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टडी कर जो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से जो रे लाइट और जीन्स थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इन्होंने जो फॉर्मूला दिया तो वो सिर्फ ये वाला था, ठीक है। इन्होंने ये सिर्फ हाफ ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए ही इनका फॉर्मूला जो था वैलिड था। उसके बाद हमारे पास वीन्स आए, ये रे लाइट जीन्स ने सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को ही ऑब्जर्व किया, वो एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद जो वीन्स आए उन्होंने लो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो हाई का नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमारे पास प्लैंक्स आए, प्लैंक ने कहा कि भाई जो ये मेटल की वॉल्स हैं ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बनी हुई है, ठीक है। उन्होंने उन्होंने इसको मतलब क्लासिकली तो दोनों ही साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमारे पास प्लैंक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्वांटम मैकेनिकली इस चीज को प्रूव किया और हर एक फ्रीक्वेंसी की वेव्स के लिए उन्होंने किया इस चीज को प्रूव किया, दैट इज दिस। और ये डिपेंड करता है कि हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों को जोड़ा और एक हमारे पास एक नई वेव बनाई जो हर एक के लिए वैलिड थी, हर एक टेम्परेचर, हर एक कंडीशन के लिए वैलिड थी। तो प्लैंक्स ने ये इस प्लैंक की हेल्प से हम दोनों साइंटिस्ट ने जो जो फॉर्मूले दिए थे वो भी डिराइव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैसे किया, इन्होंने कहा कि मटेरियल जो ये वॉल है, मटेरियल की जो ये वॉल है ये ऑसिलेटर्स की बनी हुई है, ठीक है। देयर आर material oscillator in the cavity wall, and an oscillator of frequency nu transfer its energy to a radiation of same frequency, and material object can have only certain energy given by E is equal to nh nu with an positive integer including 0। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास वॉल्स है ना ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रही है, और जो लाइट आएगी ना वो इससे एनर्जी लेगी, तब ले सकती हैं। आपस में इनका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ तभी हो सकता है जब इनकी एनर्जी कितनी हो, एन एच न्यू, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी हो। हर एक वैल्यू नहीं, सिर्फ एन की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर एन एच इज हेयर इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू दी थी
कि अगर इतनी एनर्जी होगी तो एनर्जी इनके बीच ट्रांसफर होगा। अगर हम लाइट देंगे तो ये ऑसिलेटर इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अगर हम इसको खुद एनर्जी देंगे तो ये उस तरह की लाइट को एमिट करेंगे। तो इसने ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट ने। उसके बाद हमें पता है उसके जस्ट बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, आइंस्टाइन क्वांटम पिक्चर ऑफ रेडिएशन। क्वांटम पिक्चर क्या, आइंस्टाइन, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि जब लाइट एक मेटल से स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या कहा कि आइंस्टाइन आर्ग्यूड दैट एनर्जी वाज नॉट ओनली गिवन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सेपरेट यूनिट ऑफ एनर्जी h nu but also carried by waves in form of separate units। इन्होंने कहा कि लाइट, ऐसा क्यों है कि लाइट सिर्फ h nu की एनर्जी ही दे रहा है ना। उस हमने बोला ना कि जैसे लाइट यहाँ पे आई तो ऑसिलेटर्स के साथ वही एनर्जी एक्सचेंज होगी जो एनर्जी तब एच न्यू की फॉर्म में होगी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा। तो इन्होंने कहा कि एच न्यू ही एनर्जी नहीं देगा, वो इन्होंने कहा कि वो पैकेट की फॉर्म में होगा और एक पैकेट की एनर्जी होगी एच न्यू। तो पैकेट, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक लाइट बनाएंगे। तो उस पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, एनर्जी विजुअलाइज एन ईएम रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बिहेविंग लाइक अ नैरो system of discrete unit of packet of energy photon of today। दैट मीन्स आइंस्टाइन ने विजुअलाइज किया कि लाइट ही ऐसे आ रही है, इन बहुत सारे पैकेट्स का सम होके हमारे पास आ रही है। तो ये पैकेट्स की एनर्जी जो है एच न्यू है, और जो फोटोन है, हम इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। Using this photon picture of EM wave, Einstein not only successfully explained the photoelectric effect but also provide an alternate derivation of Planck's formula। तो उन्होंने इसकी हेल्प से प्लैंक्स फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन किया। एंड सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, जैसे लाइट, उन्होंने बोला कि जैसे हमारे पास ये लाइट है, इसके अंदर क्या बहुत सारे फोटोन है। ठीक है, जैसे ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाता है कि भाई जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेके निकल जाएगा। तो मिनिमम, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इजेक्ट एमिट होएगी, मतलब जब हम स्ट्राइक करवाएंगे मेटल सरफेस को एक फ्रीक्वेंसी की, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। ओपोजिशन टू द आइडिया ऑफ एनर्जी क्वांटा। अब देखो, इतने साल से हम सब मान रहे थे कि लाइट एक लाइट है, पार्टिकल कैसे मानेंगे लाइट को। तो इस चीज का बहुत ज्यादा अपोज किया गया कि सब साइंटिस्ट माने नहीं इस बात को। लेकिन 18 साल बाद क्वांटम, जो हमारे पास कॉम्पटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा प्रूफ किया कि जो लाइट है वो क्या है, हमारे पास क्वांटा ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स लाइट क्या है कि पार्टिकल नेचर शो करता है। क्वांटम इफेक्ट में उन्होंने, कॉम्पटन इफेक्ट में उन्होंने ऐसा प्रूफ किया। कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है और हम उसको फोटोन से स्ट्राइक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ही क्या हो जाएगा, रिकॉइल करना शुरू कर देगा, और जो वेवलेंथ होगी इंसिडेंट फोटोन की वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। ये तो यहाँ से हमें पता है कि इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हुआ ना, एक पार्टिकल ने अपनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है दो बॉडीज के बीच में। तो इन्होंने कहा और एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो है न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बताया कि एनर्जी क्या है, जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है हमारे पास लाइट। तो नो अल्टरनेटिव बट एक्सेप्ट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एज अ लॉ ऑफ नेचर। दैट मीन्स इनके प्रूव करने के बाद सबको ये जो है आइडिया हो गया कि ये जो है लाइट का जो डुअल नेचर है, ये हमारे पास लॉ ऑफ नेचर है। भाई ये नेचर की हेल्प से ऐसा प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास फ्रैंक हर्ट्ज आए।
फ्रैंक हर्ट्ज ने हमारे पास एटम की डिस्क्रीट एनर्जीज के बारे में बताया कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट शेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, और हर ऑर्बिट की एक डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है, दैट मीन्स डिस्क्रीट एनर्जी होती है। ठीक, ये उन्होंने प्रूव किया था बाय फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने प्रपोजल ऑफ मैटर वेव्स यानी डी ब्रोगली ने बोला कि जब लाइट हमारे पास मैटर एज वेल एज लाइट नेचर शो कर सकती है तो क्यों ना मैटर भी ऐसा करता हो। तो उन्होंने बोला कि मैटर भी पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो उन्होंने ऐसा प्रूव भी किया। उन्होंने उसकी वेवलेंथ बताई कितनी है कि एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी हियर इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हर एक बॉडी के साथ कितनी उसकी वेवलेंथ होगी ये हम इसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम अगर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सपोज क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल ना होके एक वेव है, ठीक है, वेव नेचर शो कर रहा है अगर। तो क्या होगा कि देखो उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि जो 2 पाई ये जो है ये स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में स्टेबल होगा जहां पे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक नंबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ से चले तो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5, 6, 7, लेकिन यहाँ पे देखो अब थोड़ी सी रह गई है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई वेव कंप्लीट ना हो तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उस स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो मतलब वो हमारे पास ऑर्बिट नहीं करेगा। लेकिन जहां पे ये पूरी है, इंटीग्रल मल्टीपल है, वेव्स क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। सपोज दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें 5 है, 5 मैंने क्या ड्रॉ की, वेव्स ड्रॉ करी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक और स्टेबल ऑर्बिट है। यहाँ पे उसकी वेवलेंथ क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर है, और क्या है कि यहाँ पे उसकी जो है एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये उसके लिए एक स्टेबल एनर्जी स्टेट है। और इसको प्रूफ किया था, ये इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली प्रपोज किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रपोज जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया सही से उन्होंने वो थे डेविएशन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक निकल क्रिस्टल लिया और एक इलेक्ट्रॉन को उस डाइफ्रैक्ट कराया, और निकल क्रिस्टल से क्या कराया, डाइफ्रैक्ट कराया, और ये एक्सीडेंटली हुआ था। उन्होंने वो करवाना कुछ और चाह रहे थे बट ऐसा ऑब्जर्व उनसे हो गया। तो ऑब्जर्व जब हुआ तो उन्हें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मैटर भी पार्टिकल नेचर शो करते हैं और वेव नेचर शो करते हैं, और लाइट जो हमारे पास रेडिएशंस है वो भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो करती हैं। तो हाउ टू डील विद वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज वेव है और क्या चीज क्या है हमारे पास, क्या चीज हमारे पास वेव्स है और क्या चीज हमारे पास पार्टिकल है, ये कैसे मतलब शो करते हैं ऐसे एक दूसरे की चीजें। तो इस चीज को हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नेसेसिटी ऑफ न्यू मैकेनिक्स। अब इन चीजों को डिस्कस करने के लिए हमें एक न्यू मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं न्यू क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स सिंपल। कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या बताता है कि पार्टिकल कब अपना वेव नेचर शो करेगा और कब अपना लाइट नेचर शो करेगा, ठीक है। यस, सो necessity of new mechanics, necessity dual nature of electromagnetic radiation and matter and discrete physical quantities। इसको स्टडी करने के लिए हमें एक न्यू मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, जिसको हम आज की डेट में ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत देखो हम पहले ही हो चुकी थी, प्लैंक्स ने हमें पता प्लैंक बॉडी का रेडिएशन की हेल्प से प्रूव किया कि कुछ क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है कोई चीज। तो उसके बाद आइंस्टाइन ने, उसके बाद डी बाई बोहर, विल्सन एंड समरफोर्ड, इन साइंटिस्ट की हेल्प से ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ।
तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले जैसे साइंटिस्ट एटम के ऊपर बहुत फोकस किया है साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने एटम के अंदर जानने की कोशिश की कि एटम के अंदर होता क्या है। सबसे बोहर्स मॉडल, बोहर्स ने सिर्फ क्या करा था, एज्यूम किया था कि एटम कैसा हो सकता है। उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी और क्वांटाइज्ड एटॉमिक स्टेट्स, उन्होंने क्वांटाइज्ड एटॉमिक स्टेट्स यानी ऑर्बिट्स के ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है वो हम अपना फिक्स है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर, और वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। और उन्होंने बोला कि एनर्जी सिर्फ तभी एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, और हाइयर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, एच न्यू या फिर फोटोन, क्वांटा फोटोन की फॉर्म में होगी। पार्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज, देखो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो अब अपोज भी हो रहा था इसका, पर क्या हो रहा था कि देखो इन्होंने सिर्फ ये चीज थियोरेटिकली प्रूव करी थी, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कोई इसका क्या था प्रूफ नहीं था, और ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और बाकी के लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स जो गिवन साइंटिस्ट हैं हेजनबर्ग, श्रोडिंगर, बोर्न एंड डायराक, इनकी हेल्प से न्यू क्वांटम मैकेनिक्स जो हम आज की डेट में सबसे लेटेस्ट मैकेनिक्स हमारे पास है ये चीज़ है, और इसको जो है साइंटिस्ट इन्होंने क्या करा था, इनकी हेल्प से इन्होंने इसको बनाया था, आप ऐसे बोल सकते हो, ये दीज आर द फादर ऑफ न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें दो चीजें पढ़ेंगे हम, मैट्रिक्स मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स। मैट्रिक मैकेनिक्स फर्स्ट गिवन बाय द हेजनबर्ग, इन्होंने जो दी थी 1925 से 1926 के बीच में, और बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद ही वेव मैकेनिक्स का जन्म हुआ, और इन्हें ये दी थी श्रोडिंगर ने। लेकिन पहले मैट्रिक्स मैकेनिक्स आई थी, बाद में वेव मैकेनिक्स आई थी। बाकी समझने के लिए वेव मैकेनिक्स इजी रहती है, मैट्रिक मैकेनिक्स थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है। ठीक है, उसके बाद पाथ इंटीग्रल फॉर्मूलेशन जो हमारे पास फेनमैन ने दिया था। क्वांटा ऑफ मैटर और रेडिएशन एज वेव पैकेट्स। क्वेश्चन, कैन वी विजुअलाइज मैटर लाइक फिजिकल वेव्स, वाटर वेव्स, मतलब क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल वेव्स हैं यानी मैटर वेव्स हैं वो कैसे किस तरह की होंगी, जैसे वाटर वेव्स, वेव्स इन स्ट्रीम, या फिर साउंड वेव जैसे हमें पता है। ठीक है, क्या हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ अपने नेचर में देखना हो कि वेव्स किस तरह की होंगी, तो हम देख सकते हैं, एक पॉन्ड में आप वो डाल दो, एक किसी स्टील पॉन्ड में आप पत्थर डालो तो आपको वेव्स दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया शुरू में ही, जो हमने टेबल देखी थी कि सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट थे, उन्होंने लाइट को रेडिएशन जो थे रेडिएशंस को उन्होंने लाइट नेचर प्रूव किया था। उन्होंने कहा था कि देखो यहाँ पे लाइट और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं, अगर हम लाइट की हेल्प से शो करेंगे तब भी हमारे पास सेम नेचर आएगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से शो करेंगे तब भी हमारे पास सेम नेचर आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों ही कैसी हैं, वेव नेचर शो करती हैं। यहाँ पे हमने फोटोसेंसिटिव स्क्रीन ली थी। फोटोसेंसिटिव मतलब जैसे ही इस पे कोई स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन तो वहां से क्या होगा, एक लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट सेंसिटिव है ना ये, जहाँ वहीं से वो कलर आएगा, ब्राइट फ्रिंजेस, ब्लैक फ्रिंजेस ऐसे पड़ते हैं ना वैसे। रेडिएशन बिहेविंग एज वेव ड्यूरिंग ट्रांजिशन बट एज स्ट्रीम लाइट क्वांटा ऑन डिटेक्शन। देखो लाइट जो है यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का ना, इलेक्ट्रॉन हम एमिट करते हैं, तो देखो क्या होना चाहिए था, अगर देखो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम एमिट कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हैं, एक है 1 एक है 2। अगर हम 1 को बंद रखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 2 से जाएगा, तो हमारे पास ये ऑब्जर्व होएगा ये वाली लाइन। लेकिन अगर 2 को बंद रखें तो 1 से जाएगा, ठीक है ऐसे। लेकिन अगर हम दोनों ही खोल दें, वो दोनों ही रास्ते खोल दें, तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कैसे पैटर्न मिलता है, ऐसा पैटर्न मिलता है जबकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन दोनों से पास हुआ होगा,
तभी तो दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 से भी पास हुआ होगा, 2 से भी पास हुआ होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो वो तो एक ही जगह से पास होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बात प्रूफ हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही यहाँ से ट्रांसमिट हुआ तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। कहाँ तक? अप टू दिस पॉइंट तक वो वेव की तरह बिहेव करेगा और आपस में क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करेंगे किस पे? फोटोसेंसिटिव स्क्रीन पे। जैसे ही हम उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक पार्टिकल की तरह शो करेगा और पार्टिकल स्क्रीन से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। देखो जैसे हमें क्या पैटर्न शो हुआ, ये जो येलो वाला था, और ये तो हमें डाइफ्रैक्शन शो हुआ, जबकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी हमें क्या मिला? डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला। क्या ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न, अकेला इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरफेयर कर रहा है ना? तो यहाँ से हमारे पास मैटर एज अ वेव भी जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Introduction. One possible explanation. Interference pattern is due to interference between different photons, electrons passing through the two slits, thus explaining the observation entirely in terms of particle picture. This is not true. मतलब अगर हम मान भी लें कि चलो दो इलेक्ट्रॉन आपस में जो है इंटरफेयर करके हमारे पास स्क्रीन पे मिले होंगे, लेकिन अगर क्या हो कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ करें तो ये तो पार्टिकल नेचर प्रूफ नहीं कर पाएगा ना, कि एक ही इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसे शो करता है। एक यानी ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे भी होने की, ये जो येलो लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे होने की, यहाँ पे होने की, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी जगह पे स्ट्राइक कैसे कर गया? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो हमने देखा कि देखो हम एक एक स्ट्राइक कर आ रहे थे स्क्रीन के ऊपर, जैसे एक बार किया, लेकिन अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन कर रहे थे तो कभी वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, अंडर सेम कंडीशंस, अंडर सेम सर्टेन कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशंस। थोड़ी देर के बाद हमें कुछ ऐसा पैटर्न शो हुआ, थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा। जब हमने देखा बहुत एक टाइम के लिए रखा तो हमारे पास कैसा पैटर्न शो हुआ? बिल्कुल डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन पे शो हुआ, जैसे कि लाइट शो करती है एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये वही मैंने आपको बता दिया कि देखो अगर हम यहाँ से बंद कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली मिलनी चाहिए थी P2 वाली लाइट। अगर हम स्लिट 1 को बंद करते हैं तो हमें P2 की लाइट मिलनी चाहिए थी। अगर हम स्लिट 1 को बंद करते हैं तो हमें P1 वाली लाइट मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम दोनों ही खोल देते हैं तो हमें P1 प्लस P2 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिलके हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक फाइन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ऐसा हमारे पास क्या है? शो होता है, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा शो होना चाहिए था ना, अगर दोनों पे मिल रही है तो ऐसा शो होना था। ऐसा क्यों शो हो रहा है? ऐसा इसलिए शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव अब यहाँ तक पहुँचने तक वो कैसा बिहेव करेंगे? वेव्स की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक अपना क्या आएगा? पार्टिकल नेचर शो करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जैसे ही हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं या डिटेक्ट करते हैं वो अपना पार्टिकल वो कर रहे हैं। हाउ कैन क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ सेकंड स्लिट थ्रू व्हिच अ फोटोन इलेक्ट्रॉन डज नॉट गो prevent that photon electron from reaching a part of the screen where it is likely to reach it if the second slit was closed। यानी इसने यही बोल रखा है कि अगर हम इसको क्लोज भी करते हैं तब भी हमारे पास यहाँ पे जो क्या है कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमने इसको तो क्लोज कर रखा है? मैंने वही बोला क्योंकि अब ये कैसा नेचर शो कर रहा है? एक वेव नेचर शो कर रहा है, और वेव नेचर जो शो करता है तो इसकी जाने की पॉसिबिलिटी हर जगह है। और यहाँ पे वो वही चीज बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो वो किसी एक, दोनों में से किसी एक स्लिट के अंदर से जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो के, ठीक है, तो क्लासिकली इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन क्वांटम ने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसा शो करेगा? हमारे पास वो एक लाइट की तरह शो करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पार्ट वेव्स को अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसकी फाइनल पोजीशन डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसके सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे कितनी है।
So this slide I will discuss in the next lecture. Thanks for watching.